Good evening, friends. Hope you all are fine by bless of Almighty. I welcome you once again, Facebook Live with Dr. Sanjay Kumar. If you want to seek any medical help, you can without any hesitation. I am here to guide you, to aware you regarding common medical health illness. दोस्तों मां तव्हां सभिनी खे तोहफ़ो वरी खुश आमदीद चवां थो फेसबुक लाइव विद डॉक्टर संजय कुमार में। उम्मीद आहे तव्हां सभु खैरियत सां हूंदा, सुठा हूंदा ऐं ख़ुशि हूंदा अल्लाह जे फज़ल व करम सां। जेकॾहिं सिहत जे हवाले सां तव्हांखे का बि रहनुमाई जी ज़रूरत हुजे तव्हां मूंखां वठी सघो था। कमेंट में को बि सुवाल हुजे सिहत जे हिसाब सां, आगाही जे हिसाब सां या का बि तजवीज़ वठणी हुजे त मूंखां तव्हां वठी सघो था। उनखां अलावा जेकॾहिं सिहत जे हिसाब सां या अॼु जो जेको मौज़ू हाणे मां डिस्कस कंदुसि हुनजे हवाले सां तव्हांखे को सुवाल करणो हुजे त तव्हां करे सघो था। फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेसबुक लाइव विद डॉक्टर संजय कुमार में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे अल्लाह के फजल व करम से। दोस्तों, सेहत के हवाले से कुछ भी पूछना हो, कोई भी रहनुमाई चाहिए, कोई भी तजवीज़ लेनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो। और आज हम एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ और बेहतरीन और कॉमन टॉपिक के साथ आए हैं जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसे एसिडिटी कहते हैं, तेज़ाब कहते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये एसिडिटी क्या होती है कि जब हमारे मैदे से एबनॉर्मल तरीके से जो मैदे का एसिड है वो खादे की नाली में चला जाए तो फिर वो तकलीफ़ देता है और कुछ अलामतें बनाता है। क्या दोबारा एक बार मैं बताता हूँ, जब हमारे मैदे से एबनॉर्मल तरीके से जो मैदे के अंदर एसिड होता है वो खादे की नाली में चला जाए तो वो फिर तकलीफ़ देता है, कुछ अलामतें बनाता है और इसे हम कहते हैं गर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, और शॉर्ट फॉर्म में GERD, गर्ड। इसे गर्ड क्यों कहते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, मैदे को गैस्ट्रो, खादे की नाली को ईसोफेगस, और जो एसिड जो है एबनॉर्मली तरीके से मैदे से ऊपर चला जाता है खादे के नाली में, इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं और हमारे आम ज़बान में अमूमी तौर पर इसे हम तेज़ाबियत कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तेज़ाबियत का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ अलामतों पे बात करते हैं और कौन कौन सी अलामतें हैं जो इसकी वजह से होती हैं कि जब एसिड जो है एबनॉर्मल तरीके से ऊपर खादे की नाली में चला जाता है तो सबसे पहले तो ये खादे की नाली में खराश कर देता है, जलन कर देता है। जैसे जैसे ऊपर चला जाता है फिर सांस की नाली के साथ ये जो हमारे आवाज़ का जो वोकल कार्ड जो हमारे आवाज़ का बक्सा है उस पर अफेक्ट करता है, उस पर असर इसका पड़ता है और आवाज़ में थोड़ी परेशानी हो जाती है, खांसी कर देता है, कभी कभार सांस की नाली की वजह से अस्थमा भी कर सकता है और कभी कभार ये कानों तक चला जाता है, कानों की खारिश कर देता है। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है ये अपने और सिम्टम जाहिर करता है, जैसे एसिड का जो है टेस्ट जैसे खादे के नाली से ऊपर मुंह में आ जाता है, मुंह में अल्सर हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उसके अलावा जो है दांतों में भी मसला होता है। और ये सारी अलामतें जो हैं इसकी वजह से, और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे खादे की नाली को होता है, उसमें ज़ख्म पड़ जाते हैं बड़े बड़े। तो ये किसकी वजह से होता है, एसिड जैसे ऊपर आता है ये सारी तकलीफ़ें करता है। तो ये उम्मीद है कि ये प्रोसेस जो है अलामतें कैसे होती हैं ये आपको समझ में आ गया और कौन कौन सी अलामतें हैं आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब बात करते हैं वो कौन से काजेज़ हैं, वो कौन से सबब हैं, वो कौन से वजह है जिससे जो है ये जो तेज़ाबियत होती है, ये गर्ड की बीमारी होती है और ये जो एसिड है ऊपर खादे की नाली में चला जाता है। दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारी जो खादे की नाली है और मैदा है जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे एक मसल है जिसे हम कहते हैं लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। वो एक वाल्व की तरह काम करता है। जब हम खाना खाते हैं वो खाने की नाली से जैसे नीचे जाता है तो स्फिंक्टर दब जाता है और खाना नीचे मैदे में चला जाता है और फिर वो बंद हो जाता है ताकि नीचे से कोई चीज़ ऊपर ना हो जाए।
कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ कारण की वजह से ये मसल कमज़ोर हो जाती है। तो मतलब एक गेट, ये वाल्व वैसे खुला रहता है और एबनॉर्मली जो वो एसिड का जो एसिड है मैदे में, एबनॉर्मली वो ऊपर चला आता है। तो मसल की कमज़ोरी की वजह से एबनॉर्मली जो है मैदे में जो तेज़ाब पड़ा हुआ है, देखिए जैसे हम HCl कहते हैं, वो ऊपर चला आता है, जिसकी वजह से ये मैदे की जलन वगैरह ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। अब ये जो एसिड है, ये एसिड वैसे तो हमारे लिए मुफीद है, मैदे में जब तक मुफीद है, खादे की नाली में ना आए, जब तक ऊपर ना चले। मुफीद कैसे है? मुफीद ऐसे है कि ये हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को बेहतर करता है, और जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, हज़म नहीं होगा, तब तक जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स है, जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमें कैसे मिलेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एसिड की। दूसरी जो अहम पॉइंट है वो ये है कि ये जो एसिड है, ये जो कादे के साथ जो जरासीम होते हैं उनको मारता है, किल करता है, ताकि हमें इन्फेक्शन से बचा सके। तो इसके ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पर यही अगर एसिड जो हमारे मैदे में इतना मुफीद है, जब ये हमारे खादे की नाली में चला जाता है तो हमें तकलीफ़ें देता है और अलामतें बनाता है तेज़ाबियत की तरह। इसके अलावा अब आते हैं एक दूसरा जो बड़ा कारण है कि जो कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा मैदे का कुछ हिस्सा है वे सीने के अंदर चला जाता है, तो उसके वजह से भी जो है तेज़ाबियत हो सकती है और मैदे के सिम्टम हो सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसको कि ये मैदे का हिस्सा सीने में कैसे चला जाता है। फ्रेंड्स, हमारे मैदे में और सीने में और पेट के बीच में एक मसल है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। पेट और सीने के बीच में एक मसल है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, जो हमारे सांस लेने में मदद करती है। जब हम गहरा सांस करते हैं वो फूल जाती है। तो क्या होता है कि ये जो डायफ्राम के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, होल होता है, जैसे ये खादे की जो हमारी नाली है डायफ्राम के थ्रू, वो खादे की नाली डायफ्राम के अंदर जो छोटा सा होल है उससे पास होके मैदे से मिलती है। नॉर्मली ये होल बिल्कुल छोटा सा होता है, पर क्या होता है कि किसी बीमारी की वजह से ये होल बड़ा हो जाता है। होल बड़ा होने की वजह से जो है मैदे का कुछ हिस्सा है जो ऊपर चला जाता है, और ऊपर चले जाने की वजह से भी ये गैस की, तेज़ाबियत की ये सारी बीमारियां हो, और जलन वगैरह ये सारी अलामतें हो जाती हैं। एक तो मसल कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से हो गया। दूसरा, ये जो मैदे का कुछ हिस्सा ऊपर चला गया, इसकी वजह से भी ये तेज़ाबियत होती है या गट की बीमारी होती है। अब ये चीज़ जो मैदे का हिस्सा ऊपर चला गया, इसे क्या कहते हैं? इसे हमारे मेडिकल की ज़बान में दोस्तों कहते हैं हियाटिस हर्निया। इसे हियाटिस हर्निया कहते हैं। ये हमने जो दो मोस्ट कॉमन अलामतें हैं और उसका मैकेनिज्म भी समझा कि कैसे जो है मसल की कमज़ोरी से एसिड ऊपर जाता है और कैसे मैदे का हिस्सा ऊपर सीने में चला जाता है कुछ हिस्सा, और उससे एसिडिटी होती है। हियाटिस हर्निया कैसे होती है, ये मैकेनिज्म पढ़े और काजेज, दो इम्पोर्टेंट काजेज पढ़े। अब इसके बाद आते हैं जो इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो औरतें हमल में होती हैं उनमें तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है हमल के दौरान। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं तेज़ाबियत या गर्ड। इसके मुतल्लिक आपने कुछ पूछना है, कोई सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि तेज़ाबियत के मुतल्लिक, गर्ड के मुतल्लिक या और कोई हेल्थ के मुतल्लिक आपको तजवीज़ लेनी हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद जो लोग नशा करते हैं, ख़ास तौर पे सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे की जलन, ये तेज़ाबियत बढ़ जाती है। कॉफ़ी है, चाय है, इसका मतलब एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी तेज़ाबियत बढ़ा देती हैं। उसके अलावा जो हमारे रूटीन लाइफ है, सपोज़ किसी का वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, तो वज़न बढ़ने से, एक तो वज़न बढ़ने की वजह से आपकी जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर मसल है, जो गेट, जो वाल्व है, जो खादे को नीचे मतलब एसिड को ऊपर आने से रोकता है, लेकिन उसकी कमज़ोर की वजह से एसिड ऊपर आ जाता है, तो वो मसल को कमज़ोर करता है, जिससे एसिड एबनॉर्मली ऊपर चला आता है और तेज़ाबियत हो जाती है। और दूसरी जो है कि मोटापे की वजह से जो है वैसे भी गैस हो जाती है, और गैस की वजह से सीने में जलन हो जाती है।
इसके बाद तो बड़े आंत की जो उसमें अगर गैस जमे हो गई और ज़्यादा गैस हो गई तो उसकी वजह से भी सीने में जलन और तेज़ाबियत हो सकती है। इसके अलावा जो हमारा जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं या बर्गर्स हैं या ज़्यादा मिर्ची वाले खाने हैं तो ये भी हमारे मतलब तेज़ाबियत बढ़ा सकती हैं और हमारे लिए तकलीफ़दा हो सकती हैं। मैं फ्रेंड्स आपके समझाने के लिए इसके मैकेनिज़्म जो दो मेन मोस्ट कॉमन है उसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला जो मैकेनिज़्म जो हमने वो कौन से काजेज़ हैं जिसकी वजह से मैदे में जलन होती है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट काज था वो ये था फ्रेंड्स कि जो हमारे ये जो ईसोफेगस है या खादे की नाली है और मैदा है, जहाँ ये मिलते हैं वहाँ एक मसल है, उसको लोअर ईसोफेगल मसल कहते हैं। वो एक वाल्व की तरह होती है। जैसे ही ऊपर से खादे की नाली से फुट जाता है तो वो नीचे हो जाता है और फुट जो है मैदे में चला जाता है, फिर वापस ऊपर हो जाता है ताकि नीचे से कोई चीज़ ऊपर ना हो जाए। इसे लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। होता है कि कभी कुछ बीमारियों की वजह से जो है ये स्फिंक्टर खुला ही रह जाता है और जो एसिड जो है जो हमारे मैदे में वो ऊपर चला आता है एबनॉर्मली। तो इसके आने से जो है फिर मैदे की जलन है और दूसरी अलामतें जो हमने आगे पहले पढ़ी वो सारी हो जाती हैं। एसिडिटी हो जाती है या खादे की नाली में खराश या जख्म हो जाता है या आवाज़ के बॉक्स पे भी असर करता है, मुंह में छाले कर देता है, मुंह में एसिड का टेस्ट आ जाता है, दांतों पे असर करता है और कान में खारिश वगैरह ये सारी अलामतें करता है। कभी कभार इतना सांस की नाली को भी इफेक्ट करता है और अस्थमा भी करवा देता है। तो ये एक मैकेनिज्म पड़ा लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर की तरह। अब दूसरा मैकेनिज्म जो पड़ा था उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि हियाटिस हर्निया जो मतलब मैदे का कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है सीने में। इसको गौर से समझिएगा दोस्तों कि ये हमारा जो सीना और हमारा पेट, इनके बीच में एक मसल है जैसे कहते हैं हम डायफ्राम मसल। जब हम सांस गहरी, ये हमारे सांस लेने में मदद करती है, हम गहरा सांस लेते हैं तो ये मसल फूल जाती है। अब क्या होता है कि इस डायफ्राम में एक छोटा सा होल होता है, जिस छोटा सा सुराख होता है जिससे जो है हमारे खादे की नाली जो है नीचे जाती है और मैदे से मिलती है। कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ मसलों की वजह से ये सुराख जो बढ़ जाता है और सुराख बढ़ने की वजह से जो है जब हम सांस लेते हैं ये मैदे का हिस्सा ऊपर आ जाता है थोड़ा सा। तो इसे हम हमारे मेडिकल की ज़ुबान में हियाटिस हर्निया कहते हैं। एक लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की कमज़ोरी की वजह से, दूसरा जो है डायफ्राम मैदा जो है डायफ्राम से ऊपर चला जाता है सीने के अंदर। तो इन दोनों की वजह से जो है तेज़ाबियत, जलन और मैदे की तकलीफें होती है। ये तो मोस्ट कॉमन काजेज़ है। उसके बाद जो हमने पढ़ा कि आंतों में अगर गैस बढ़ जाए उसकी वजह से भी होता है। सिगरेट वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे भी हो सकता है। और उसके अलावा चाय, कॉफ़ी वगैरह इसका ज़्यादा इस्तेमाल ये भी कर सकता है। मोटापे का हमने बताया था, मोटापे के दो है, एक तो वज़न की वजह से गैस बढ़ जाती है वो जलन करती है, दूसरा जो वो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो मसल जो वाल्व अभी हमने पढ़ा उसको कमज़ोर कर देता है, तो उसकी वजह से जो है एसिड ऊपर चला आता है खादे की नाली में, वो जलन करता है। इसके अलावा जो है कि कुछ लोगों में ये जो बर्गर्स वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ काजेज़ पर, आइए अब बात करते हैं कि वो कौन से हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इसको रोक सकते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे जिस्म का जो वज़न है उसमें हम 5 सैकड़ों अगर कम कर लें हमारे वज़न का, सपोज़ करें किसी का 50 किलो वज़न है तो वो उसका 5 किलो कम कर दे तो उसका बाकी 45 किलो केजी वेट रहेगा, तो काफ़ी हद तक तेज़ाबियत से बच सकता है। अगर किसी का वज़न 50 किलो है उसका 5% भी वो कम कर दे बाकी, तो उसका जो है काफ़ी हद तक तेज़ाबियत में कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद जो आता है कि जो हमारे लाइफ स्टाइल जो बेपरवाही वाले, जैसे सिगरेट पी ली, नशा कर लिया, ये कर लिया, तो इस पर अगर हम कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। सिगरेट के दूसरे भी नुकसान होते हैं, दिल की बीमारियां भी करता है, क्रोनिक लंग डिजीज भी करता है। अगर सिगरेट को कम कर दें या बिल्कुल ही छोड़ दें तो हमारी हेल्दी लाइफ होगी। हेल्दी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज करें,
अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो बैठे मतलब उसको चेंज करें, एक्टिव रहें, एक्टिव लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, और जो फिजी ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको अवॉइड करें। बर्गर्स वगैरह जो है कम खाएं, और मिर्च मसाला खाने में इतना खाएं जितना आपका मैदा उसको बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा ना खाएं ताकि इरिटेशन ना हो। वो खाते वो ग़िज़ाइयाँ जो आपके मैदे को जलन करती हैं या गैस बढ़ाती हैं उनसे परहेज़ करें। ख़ास तौर पे चने की दाल, लोबिया और गोभी, इनका कम इस्तेमाल करें सही, लेकिन एक मिकदार में करें, वरना ये आपकी सेहत को नुकसान करेंगे। ये सारी चीज़ें करने से, पानी ज़्यादा पिएँ, इससे मतलब आपकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वज़न आप अपने जिस्म का 5 सैकड़ों कम करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर आएगा। ज़्यादातर तेज़ाबियत जो लाइफ स्टाइल ये मॉडिफिकेशन करने से बेहतर हो जाती है, लेकिन कोई इंसान कभी कभार जो है इतनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करता, फिर वो मेडिसिन पे चला जाता है। मेडिसिन जो है वो क्या करती हैं, आपकी जलन को तो कम करती हैं वक्ती, लेकिन राजा मेरे मेंटर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर राजा अरशद साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि वेरी गुड टॉपिक, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक्स डॉक्टर संजय कुमार। थैंक यू सर फॉर ऑलवेज इनकरेजिंग मी। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद जो है कि ये जो मैदे में जलन करती हैं, मतलब अगर हम हमारी हेल्थ की मॉडिफिकेशन कर लें, इन चीज़ों से परहेज़ कर लें, तो हम काफ़ी हद तक खुद को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयाँ सिर्फ इसको एसिड को कम करती हैं, जो एसिड हमारा मैदे से ऊपर चला आता है उसको कम करती है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती। जब तक हम दवाई लेंगे तब तक हम बेहतर होंगे, जब हम दवाई छोड़ेंगे तो फिर वही जलन वगैरह हो जाएगी, क्योंकि वो एसिड को कम करते हैं, पर मैदे के अंदर जो मसल को कोई नहीं असर, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। मसल जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर हमने पढ़ी थी वाल वाले, तो वो तो कमज़ोर रहती है। तो मैदे के अंदर कुछ ऐसी जूसेस होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं, वो भी सीने की जलन कराती हैं। तो दवाइयाँ कुछ हद तक बेहतर करती हैं, कुछ फ़र्क ज़रूर करती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं करती हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है इलाज का। अगर वो आप नहीं कर सकते तो उसके बाद जो परमानेंट हल इसका है, जो मसल को ठीक करता है, वो सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी के ज़रिए होती है। ये जो अब आप लोगों पे है, मेरा ही आपको यही अर्ज़ है कि जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने बताई उन पे आप अमल करें। मैं एक बार फिर से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपने अपनी लाइफ जो चेंजेस लानी है लाइफ स्टाइल में। सबसे पहले आप अपने वज़न को अपने बॉडी के हिसाब से 5 सैकड़ों कम करेंगे बॉडी के लिहाज से, तो उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। मतलब अगर 100 किलो वज़न है तो 5 से 8 किलो अगर आपने वज़न उससे कम कर लिया तो मतलब काफ़ी हद तक आपको इस तेज़ाबियत से, एसिड से, जलन से बेहतरी आएगी। उसके बाद जो दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बाद जो आती है वो आती है कि अगर आप नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे स्मोकिंग है, तो कोशिश करें स्मोकिंग को ख़त्म कर दें। ख़त्म कर देंगे तो आप ना सिर्फ इस मैदे की तकलीफ से बचेंगे, बल्कि दिल की बीमारियों से, क्रोनिक लंग डिजीज़ से, मतलब जो है हमारे फेफड़ों की बीमारियां, उससे भी आपको काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। अगर आप और आपका लाइफ जो है हेल्दी रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम तो करें उसको। अच्छी एक्सरसाइज करें, फिजी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये इस्तेमाल ना करें, और उसके बाद जो है बर्गर्स वगैरह जो है ये ना खाएं, और खाने में जो मिर्चें वगैरह जो हैं या जो गरम मसाले हैं वगैरह उनका इतना इस्तेमाल करें जितना आपके मैदा उनको मतलब बर्दाश्त कर सकता है। एक बहुत से लोग देखे हैं वो मिर्चें बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अरसों के बाद उनको मैदे की अल्सर वगैरह हो जाती है, और अक्सर उनको मैदे की जो कॉमन जो राइजर कैप्सूल है वो लेते रहते हैं। तो बराए मेहरबानी इतनी मतलब बराए ज़रूरत चीज़ें का इस्तेमाल करें। एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा और आपके अपनों के लिए नुकसान होगा। दोस्तों, एक सवाल आया है मेरे दोस्त मेरे उस्ताद ने राजा
अरशद साहब ने किया कि मेरे घर में एक पेशेंट है जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हर वक्त उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, हर 2 घंटे के बाद भूख लगती है। सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आपके घर में एक पेशेंट है उनको ज़्यादा भूख लगती है। सर भूख के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैदे की कोई तकलीफ़ हो। तो इनकी पूरी एक तो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी आपसे और हिस्ट्री के मुताबिक पूछना पड़ेगा कि अगर वो जो खाना खा रही हैं तो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या खाना खाने के बाद उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, जैसे किसी को पेट में भर्ती हो जाए या पेट फूल जाए या एकदम से खाना खाने के बाद उल्टी का नमूना हो जाए, जैसे नाज़िया कहते हैं, उल्टी ना हो बल्कि खट्टी डकारें वगैरह आएँ, ये तो नहीं लग रही हैं। और यही तेज़ाबियत या मैदे में जलन तो नहीं हो रही है। और दूसरी बात है उनकी उम्र का भी पूछना पड़ेगा, कितनी उनकी एज है। तो ये सारी चीज़ें पूछ के उसके हिसाब से जो है प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा भूख लगना एंजाइटी से भी रिलेटेड है, जो क्या कहते हैं कि वो नफ्सियात की बीमारी है उससे भी ताल्लुक़ होता है, मतलब वक्ती एंजाइटी हो सकती है। तो ये लाजमी नहीं है कि मैदे की वजह से ही भूख लगती हो। तो सर इस पे हम जो व्हाट्सएप पे मैं आपसे बात करता हूँ और उनकी पूरी हिस्ट्री आपसे पूछता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ। जी राजा शाह साहब, थैंक यू। तो ये मॉडिफिकेशन आप अपने लाइफ में करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। तो आज का हमारा मौजू हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा आज का मौजू था गर्ड तेज़ाबियत। अगर किसी दोस्त ने राजा अरशद साहब ने अच्छा सवाल किया था और इसकी प्रॉपर हिस्ट्री मैं लूँगा और राजा अरशद से व्हाट्सएप पे मैं बात करूँगा ऐसे लाइव सेशन के बाद। अगर किसी दोस्त ने और कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट में कर सकता है। जी दोस्तों, कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मैं सिर्फ इस टॉपिक को सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मतलब इसका नाम गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या तेज़ाबियत कैसे है वो दोबारा बता देता हूँ आपको। तब तक किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा मौजू तेज़ाबियत था। और सीने की जलन होती है। क्या होता है कि हमारे मैदे से एबनॉर्मली एसिड जो है हमारे खादे की नाली में चला आता है। मैदे से एसिड जो है एबनॉर्मली हमारे सीने की जो खादे की नाली है उसमें चला आता है, जिसकी वजह से जो है मैदे में जलन होती है और बहुत सारे और अलामतें होती हैं कि मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। ये ऊपर जाके सांस की नाली पे भी इफ़ेक्ट करता है, इतना ख़तरनाक करता है कि अस्थमा हो जाता है, खांसी भी आ जाती है। और जो हमारा आवाज़ का बॉक्स है उस पर भी असर करता है, खारिश ऊपर जाती है, कान पे भी असर करता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में एसिड का असर भी पड़ जाता है और हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं। ये अलामतें। अब इसको क्या कहते हैं? इसको गर्ड कहते हैं, GERD, गर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। गैस्ट्रो का मैदा, गैस्ट्रो का मतलब ईसोफेगल खादे की नाली, और जो है कि जो एबनॉर्मली जो एसिड है वो ऊपर चला आता है। एबनॉर्मली जो एसिड ऊपर चला आता है ईसोफेगस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, हमने डेफिनेशन समझाई और इस मौजू पे बात की और कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट के साथ बात की है, एक एक काजेज़ को, जैसे यार्टिस हर्निया क्या होता है और कैसे होता है उसको डिटेल मतलब काज के साथ बताया। कैसे ये जो है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की कमज़ोरी होती है, कैसे एसिड ऊपर जाता है, इसको भी डिटेल से पढ़ा और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और मैकेनिज्म के साथ पढ़ा। उसके बाद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात की और उसके अलावा जो है कुछ और काजेज़ हैं जैसे हमल के दौरान जो है तेज़ाबियत बढ़ जाती है ओबेसिटी की वजह से। ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। किसी दोस्त का कोई और सवाल नहीं है फ्रेंड्स? अगर इस टॉपिक के अलावा भी कोई हेल्थ की तजवीज़ चाहिए, हेल्थ के मुतालिक सेहत के हवाले से कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में मैसेज करके। और उसके अलावा भी जो इस पेज पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो आप उस पर भी मुझे मैसेज करके अपने हेल्थ के हवाले से एडवाइस ले सकते हो मुझसे।
ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिलते हैं कल शाम 7:15 बजे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, SOP पे अमल करें, मास्क घर से बाहर निकलें, मास्क पहने, बाहर से जब घर आएँ अपना हाथ साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ साबुन से धोएं। जब भी कफ करें या स्नीज करें, खांसी आए या छींक दें तो कम उसके बाद हाथ धोएं। इससे ना सिर्फ आप महफूज रहेंगे बल्कि आपके अपने भी महफूज रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। जी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।